Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 18th November 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about under trials in prison in India. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. So let us first of all understand who are under trials. अंडर ट्रायल्स वो तमाम लोग हैं जो अभी जेल के अंदर बंद हैं, जिनके ऊपर केस चल रहा है, मतलब द ट्रायल इज ऑन गोइंग, लेकिन अभी उनके ऊपर जो भी एलिगेशंस हैं वो साबित नहीं हुए हैं, मतलब दे आर नॉट कन्विक्टेड, दे आर अक्यूज्ड, एलिगेशंस हैं, अक्यूज्ड हैं, बट दे आर नॉट कन्विक्टेड। ऐसे सारे लोगों को कहा जाता है अंडर ट्रायल। सरल भाषा में कहें तो केस चल रहा है, अभी उनके ऊपर जो भी आरोप हैं वो साबित नहीं हुए हैं। The allegations of the crime is yet to be proven. They are yet not convicted, यानी कि आरोप अभी साबित नहीं हुए। ऐसे सारे लोग जो जेल में बंद हैं उनको कहा जाता है अंडर ट्रायल्स। अब अंडर ट्रायल्स को बेल देने की व्यवस्था की गई है हमारे भारत देश के अंदर, या तमाम जितने भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ज़्यादातर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वहाँ पे अंडर ट्रायल्स को बेल देने की एक व्यवस्था प्रोवाइड की गई है, जहाँ पे अंडर ट्रायल्स कुछ एक पैसा गारंटी के रूप में या सिक्योरिटी के रूप में जमा कराने के बाद बेल ले सकते हैं कि जब तक केस चल रहा है वो जेल से बाहर रहेंगे, जब जब उनको कोर्ट में बुलाया जाएगा वो वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और जब तक केस चल रहेगा, जब तक उनको जब जब बुलाया जाएगा वो आएंगे, कोर्ट में प्रेजेंट रहेंगे। अगर सजा हो जाती है तो उसके बाद उनको जेल में डाला जाएगा, अदरवाइज दे कैन रोम फ्री, बाहर वो घूम सकते हैं। तो अंडर ट्रायल्स के लिए इस तरीके से बेल की व्यवस्था भी की गई है। बट हमारे देश के अंदर बहुत सारे अंडर ट्रायल्स बेल नहीं पा पाते हैं, वो जेल के अंदर ही रहते हैं। मैनी अंडर ट्रायल्स आर इन कस्टडी, दे रिमेन इन कस्टडी फॉर वेरियस रीजंस। पहला, कई सारे अंडर ट्रायल्स तो इतने गरीब हैं कि दे कैन नॉट अफोर्ड द बेल अमाउंट। बेल अमाउंट कम ही होता है, 10,000 15,000 ऐसा रहता है, बट दे कैन नॉट अफोर्ड दैट इवन बेल अमाउंट, इनएबिलिटी टू पोस्ट द बेल अमाउंट, दैट इज द प्रॉब्लम फॉर मेनी अंडर ट्रायल्स। उसके अलावा देखिए, बेल भी ऐसा नहीं है कि कोई भी दे देगा, पुलिस ऑफिसर्स वगैरह नहीं दे सकते, बेल भी कोर्ट के थ्रू ही मिलेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के थ्रू ही मिलेगा। अब कोर्ट के अंदर तो आपको पता है पेंडेंसी ऑफ केसेस के कितने सारे प्रॉब्लम हैं, प्रोसीजरल डिलेज होते हैं, तो ड्यू टू दैट लीगल प्रोसेसेस डिलेज बेल का प्रोसेस काफ़ी डिले हो जाता है, जिस कारण से अंडर ट्रायल्स को बेल नहीं मिल पाता है। और तीसरा है डिनायल ऑफ बेल। अगर अंडर ट्रायल बेल का अमाउंट भरने के लिए भी तैयार है और कोर्ट के अंदर उसकी सुनवाई हो भी रही है, बट बहुत बार जजेस को ऐसा लगता है, मजिस्ट्रेट्स को ऐसा लगता है कि ये जो अक्यूज्ड है अगर ये जेल से बाहर चला जाता है तो ये हो सकता है कि भाग जाए, देयर इज अ फ्लाइट रिस्क, फिर वो दोबारा अगली सुनवाई में कोर्ट आए ही नहीं। हो सकता है बाहर जाकर वो कुछ और क्राइम करे, जैसे मर्डर के केस में वो जेल आया है, अभी अंडर ट्रायल है, हो सकता है कि बाहर निकल करके फिर से कुछ मर्डर कर दे, तो थ्रेट टू सोसाइटी है। या फिर जो उसके ऊपर केस चल रहा है, उस केस से संबंधित जो भी एविडेंसेज उसमें वो टैंपरिंग कर सकता है। इस तरह के अगर रिस्क रहते हैं तो भी मजिस्ट्रेट जो है वो बेल डिनाई कर देते हैं। अब ये सारे कारण है जिस कारण से कई सारे अंडर ट्रायल्स को बेल नहीं मिलता है और वो जेल के अंदर ही रहते हैं, जबकि उनके ऊपर अभी केस चल रहा है, उनके ऊपर जो आरोप हैं वो साबित नहीं हुए हैं। अब समस्या क्या होती है अंडर ट्रायल्स के कारण, कि जेल के अंदर ओवर क्राउडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। इंडिया के अंदर तो खासकर ये समस्या बहुत ज़्यादा है। भारत के जेल में अगर आप देखेंगे तो हर 4 में से 3 कैदी जो है वो अंडर ट्रायल है, यानी कि उसके ऊपर अभी आरोप साबित नहीं हुआ है। अब आप सोचिए, उसमें से कई सारे लोग जो हैं बाद में हो सकता है कि इनोसेंट हो जाए, उनको पूरी तरह से एक्विटल मिल जाए, यानी कि उनके ऊपर से जो भी आरोप हैं वो पूरी तरह से खारिज हो जाए, रिजेक्ट हो जाए। फिर भी उसने 3 साल 4 साल जेल में अगर बिता दिया है तो इसका मतलब उसका जीवन का 3 साल 4 साल अननेसेसरी वेस्ट हो गया, जबकि उसने कोई क्राइम किया भी नहीं था। इफ दैट अक्यूज्ड इज अल्टीमेटली प्रूवन टू बी इनोसेंट, तो उसके 3-4 साल तो बर्बाद हो गए जब तक वो जेल में रहा, उसको बेल नहीं मिला। और इस तरह के कितने सारे लोग हैं। इनफैक्ट भारत के जेल में आप देखिए तो लगभग 4,30,000 तो अंडर ट्रायल्स हैं अमंगस्ट ओवरऑल जेल इनमेट्स। अब समस्या क्या है
कि ओवरऑल अगर भारत की जेल की कैपेसिटीज मिला ली जाए तो 4,36,000 के आसपास है, और टोटल जेल इनमेट्स है 5,73,000, मतलब ऑक्यूपेंसी रेट है 131%। दैट मीन्स आवर जेल्स आर ओवर क्राउडेड। अब ओवर क्राउडेड होने के कारण जेल के अंदर जो प्रिजनर्स हैं, इन जेल इनमेट्स हैं, उनकी कंडीशन काफ़ी पथेटिक हो गई है। इनह्यूमन कंडीशन में उनको रहना पड़ता है। तो ये डेटा आपको याद रखना है कि 76% ऑफ द प्रिजन इनमेट्स आर अंडर ट्रायल। सोर्स भी अगर आप मेंशन कर पाए मेंस आंसर राइटिंग में तो इट वुड बी बेटर। द सोर्स इज प्रिजन्स इन इंडिया रिपोर्ट मैपिंग प्रिजन मैनुअल्स। तो ये समस्याएं हैं ऑफ ओवर क्राउडिंग इन प्रिजन्स इन इंडिया। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक सजेशन दिया है। सुप्रीम कोर्ट की सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग रिकमेंडेशन ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट की सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग्स रिकमेंडेशन ने कहा है कि देयर मस्ट बी यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइसेस ऑफ द अंडर ट्रायल प्रिजनर्स इन इंडिया टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ ओवर क्राउडिंग इन जेल्स। तो देखिए, एक मेजर समस्या क्या होती है कि हमें डर होता है कि ये अंडर ट्रायल से एक बार जेल से निकलेंगे तो हो सकता है भाग जाएं, हो सकता है कि समाज में फिर से क्राइम करें, हो सकता है कि एविडेंसेस के साथ टैंपर करें। तो क्यों ना इनके ऊपर कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया जाए, जीपीएस सिस्टम जैसा कुछ लगा दिया जाए, जिस कारण से इनको हमेशा हम लोग ट्रैक कर पाए। हमेशा हम लोग मतलब जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस हो गई या बाकी सीबीआई वगैरह, वो ट्रैक कर पाए एज पर द क्राइम, एज पर द क्रिमिनल। जैसा भी क्राइम हो, जैसा भी क्रिमिनल, उस हिसाब से इन्फोर्समेंट एजेंसीज उसको ट्रैक कर पाए। तो इससे क्या होगा कि जो तीसरा रिस्क है कि वो भाग जाए या फिर दूसरा कोई क्राइम करे या एविडेंस के साथ टैंपरिंग करे, ये नहीं हो पाएगा अगर उसके ऊपर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दे तो। इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस लगा करके फिर उसको बेल दे दिया जाए। तो ये एक सजेशन आया है सुप्रीम कोर्ट के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग के तरफ से कि जो अंडर ट्रायल्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अंडर ट्रायल्स को बेल दिया जाए, but after putting some electronic tracking devices, GPS tracker over them, so that they are not engaged into more crimes outside। ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस सिस्टम है, ये कई सारे देशों में ये कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, जैसे अमेरिका के अंदर, कनाडा, यूके, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ऑलरेडी ये इस्तेमाल हो रहा है। तो भारत के अंदर भी सजेशन है कि अंडर ट्रायल्स को बेल दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अंडर ट्रायल्स को बेल दिया जाए, बट आफ्टर सब्जेक्टिंग देम टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइसेस। अब इसको लेकर के बहस छिड़ गई है, उसी को लेकर के आर्टिकल है। फायदा इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइसेस का क्या है? ऑफ कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेल मिल पाएगा तो जेल के अंदर ओवर क्राउडिंग का प्रॉब्लम एड्रेस हो पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है बेल कंडीशंस के कंप्लाइंसेस को पूरा कर पाएंगे, एंड इट विल ऑल्सो रिड्यूस द कॉस्ट। अभी इतने सारे कैदियों को जेल में रख करके खिलाना पिलाना, उन सब का ध्यान रखना, तो उसमें भी तो खर्च है, वो भी तो टैक्स पेयर्स का पैसा है। दैट अननेसेसरी कॉस्ट ऑन द जेल इनमेट्स वुड बी रिड्यूस्ड। ये लोग बाहर जाएंगे तो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, तो देश की जीडीपी में भी कुछ कंट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करने से काफ़ी फ़ायदे भी हैं, बट कुछ ना कुछ कंसर्न्स भी हैं। ऑफकोर्स जिस कैदी के ऊपर, जिस इनमेट के ऊपर ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया जाएगा, उसकी कहीं ना कहीं प्राइवेसी वायलेट हो रही है। वो बेचारा जहां भी जाएगा उसको ट्रैक किया जा सकता है, तो उसको लगेगा कि एवरी मोमेंट ही इज अंडर सर्विलेंस। जेल के अंदर भी तो वैसे भी द पर्सन इज अंडर सर्विलेंस, बट फिर भी एक कंसर्न है जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट सामने लेकर के आ रहे हैं कि उसकी प्राइवेसी वायलेट होगी। और राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट आज पर पुट्टा स्वामी जजमेंट ऑफ 2017 ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्राइवेसी विल बी अ फंडामेंटल राइट। तो राइट टू प्राइवेसी इज द एक्सटेंडेड कंपोनेंट ऑफ राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन 2017 पुट्टा स्वामी जजमेंट। साथ ही साथ ये भी प्रॉब्लम है कि ये जो ट्रैकर्स हैं, जीपीएस ट्रैकर्स, हो सकता है कि रूरल एरियाज में या रिमोट एरियाज में काम ना करें ठीक से, तो टेक्नोलॉजिकल कंसर्न्स भी हैं। स्टिग्मेटाइजेशन भी हो का प्रॉब्लम होगा। ये जो जेल इनमेट्स हैं, जब ये जेल से बाहर निकलेंगे, जीपीएस ट्रैकर लगा के घूमेंगे, कोई भी इनको देख के पहचान जाएगा कि अच्छा ये बेल पे घूम रहा है बाहर, इसको बेल मिला हुआ है, जरूर इसने कुछ ना कुछ क्राइम किया है। तो उसके अगेंस्ट स्टिग्मेटाइजेशन होगा, डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है अगेंस्ट दोज पीपल हु वुड बी वियरिंग सच ट्रैकिंग डिवाइसेस। तो ये सब कुछ कंसर्न्स हैं।
इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये सवाल थोड़ा सा अलग मैंने दिया है। देखिए, जब भी नेशनल सिक्योरिटी की बात होगी, दो चीजें हमेशा याद रखिएगा, नेशनल सिक्योरिटी और प्राइवेसी एक दूसरे के साथ इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। जैसे इकोनॉमी और इन्वायरमेंट एक दूसरे के साथ काफी हद तक इनकंसिस्टेंट होते हैं। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होता ही होता है। जब इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की बात करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज होता है। सिमिलरली, जब ओवर सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा दो, हर जगह लोगों को ऊपर जीपीएस ट्रैकर लगा दो, तो जब सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने जाते हैं तो प्राइवेसी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती है। जब प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। जो क्रिमिनल माइंड के लोग हैं वो इन्फोर्समेंट एजेंसीज की नज़रों से बाहर चले जाते हैं जब ओवर प्राइवेसी मिल जाता है लोगों को, और फिर वो कई सारे क्राइम भी कर बैठते हैं और इन्फोर्समेंट एजेंसीज उनको रोक नहीं पाती। जैसे आप इंटरनेट पे क्या सर्च कर रहे हैं, ये आपका प्राइवेसी का मामला है, लेकिन इन्फोर्समेंट एजेंसीज बहुत बार ये भी ट्रैक कर लेती हैं कि कौन इंटरनेट पे क्या सर्च कर रहा है। अब कोई बम बनाने की विधि सर्च कर रहा है इंटरनेट पे कि हाउ टू मेक ए बॉम्ब, इन्फोर्समेंट एजेंसीज को पहले ही पता लग जाए, उसको नैप कर सकता है पहले, तो इस तरह से उस क्रिमिनल को बॉम्ब बना करके बॉम्ब एक्सप्लोड करने से रोका जा सकता है। तो सिक्योरिटी और प्राइवेसी हमेशा ही एंटी बेसिस में रहते हैं, इनकंसिस्टेंट रहते हैं एक दूसरे के साथ। इसको लेकर के मैंने ये प्रश्न दिया है, थोड़ा अटेम्प्ट कीजिए अपने हिसाब से, बाकी तो सॉल्यूशन मैंने दे ही रखा है। उसमें ये सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट सजेशन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे भी सिक्योरिटी और प्राइवेसी का तो मामला है ही। वो जो क्रिमिनल्स हैं जेल से बाहर निकलेंगे तो सिक्योरिटी का खतरा है, तो उनको क्यों ना ट्रैकर लगा करके, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर लगा करके भेजा जाए। उससे कैसा है, उनकी प्राइवेसी कंप्रोमाइज हो जाती है बट सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होता है। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। अटेम्प्ट कीजिए, इस तरह के टॉपिक्स पे ऐसे भी आ सकता है पेपर 1 में। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माई सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, शॉर्ट में कहे तो नाकी। ये जो कॉन्सेप्ट है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स का, इसको डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। साल 2014 में ही इसको डेवलप किया गया था। इस इंडेक्स के हिसाब से एयर क्वालिटी मेजर की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ 8 पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन द एयर। 8 पॉल्यूटेंट्स एयर में उनकी कंसंट्रेशन कितनी है, उसके बेसिस पे एयर क्वालिटी मेजर की जाती है एज पर दिस इंडेक्स। तो एक इंडेक्स डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, जिसके अंतर्गत हवा के अंदर 8 जो पॉल्यूटेंट्स हैं, मेन पॉल्यूटेंट्स, इनकी कंसंट्रेशन के बेसिस पे हवा की क्वालिटी को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो ये 8 पॉल्यूटेंट्स हैं, पर्टिकुलेट मैटर 10, पर्टिकुलेट मैटर 2.5। तो पर्टिकुलेट मैटर मतलब जो डस्ट होता है उनकी साइज के ऊपर पर्टिकुलेट मैटर 10 एंड पर्टिकुलेट मैटर 2.5। तो साइज के ऊपर दो तरह के पर्टिकुलेट मैटर्स को पॉल्यूटेंट में कैटेगराइज किया गया है, पर्टिकुलेट मैटर 10 एंड पर्टिकुलेट मैटर 2.5। उसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, अमोनिया एंड ओजोन, इन 8 पॉल्यूटेंट्स के बेसिस पे एयर क्वालिटी को मेजर किया जाता है। अगर आठों पॉल्यूटेंट्स काफी कम कंसंट्रेशन में है एयर के अंदर, तो उस एयर को स्कोर दिया जाता है बिटवीन 0 to 50, और ओवरऑल एयर क्वालिटी को कहा जाता है गुड, और कलर एस्क्राइब किया जाता है ग्रीन। अगर आठों पॉल्यूटेंट्स में से कोई भी उसकी कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा जाती है तो उसको फिर मॉडरेट में कैटेगराइज किया जाएगा। एयर को, ओवरऑल एयर को मॉडरेट कैटेगरी में रखा जाएगा, और उस एयर को फिर कलर एस्क्राइब किया जाएगा येलो। तो जैसे मान लीजिए गुवाहाटी की हवा है अभी मौजूदा टाइम, तो इसमें आठों पॉल्यूटेंट्स को मेजर किया जाएगा। अगर सारे पॉल्यूटेंट्स एक पर्टिकुलर लिमिट से कम है तो फिर गुवाहाटी की हवा को गुड कैटेगरी दिया जाएगा और कलर इसको दिया जाएगा ग्रीन। अगर कोई भी पॉल्यूटेंट एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा है तो उसको फिर मॉडरेट कैटेगरी में रखा जाएगा गुवाहाटी की हवा को, और कलर दिया जाएगा येलो। एक लिमिट से ज़्यादा है तो फिर कहा जाएगा सेंसिटिव ग्रुप, और ज़्यादा है तो अनहेल्दी, और ज़्यादा है तो वेरी अनहेल्दी, उससे भी ज़्यादा खराब है तो हजार्डस। बेसिकली अलग अलग जगहों के एयर क्वालिटी को मेजर करके वहाँ के एयर को एक स्कोर दिया जाता है,
एज पर दिस नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, और एक कलर भी दिया जाता है। तो स्कोर, इफ द स्कोर इज बिटवीन 101 टू 150, सपोज स्कोर ऑफ गुवाहाटी एयर इज 135, तो color ascribed will be this red one and it will be considered as sensitive. And how score is given? On the basis of concentration of 8 pollutants. इनमें से कोई भी एक लिमिट से ज्यादा होगा तो फिर वो रेटिंग खराब हो जाएगी। सारे अगर एक लिमिट से कम होंगे तो रेटिंग बेस्ट होगी। अगर कोई भी बहुत ज्यादा हो जाएगा तो रेटिंग काफी खराब हो जाएगी। अगर सब ज्यादा होंगे तब भी रेटिंग खराब होगी। तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स डेवलप किया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने साल 2014 में। उसके अंतर्गत अलग अलग जगहों की एयर को एक स्कोर दिया जाता है और एक कलर दिया जाता है इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट एयर क्वालिटी। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नंबर, वन कलर, वन डिस्क्रिप्शन। अब दिल्ली में हाल फिलहाल में कई सारे जगहों पे एयर क्वालिटी जो है वो इस कैटेगरी में पहुंच चुका है, हजार्डस कैटेगरी में। इसी दिल्ली की एयर क्वालिटी रोज टू 457 सैटरडे इवनिंग, तो हजार्डस कैटेगरी में पहुंच चुका है। अब दिल्ली और आसपास के एरिया को कहा जाता है NCR रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन। उस एरिया में एयर क्वालिटी अक्सर खराब हो जाया करती है इन द विंटर टाइम। क्यों खराब होती है, उसके पीछे एक कारण है कि आसपास के जो स्टेट्स हैं पंजाब और हरियाणा, वहाँ के फार्मर्स का स्टबल बर्निंग का कारण, वो जो क्रॉप की कटाई के बाद जो उसका लोअर हिस्सा रह जाता है उसको बर्न कर देते हैं, उसके कारण डस्ट पार्टिकल निकलता है, स्टबल बर्निंग। और दूसरा, आपको ज्योग्राफी की क्लास में सिखाया जाता रहा होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन दैट हैपेंस इन दिल्ली NCR रीजन ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ द विंटर टाइम। टेम्परेचर इन्वर्जन, इसके कॉन्सेप्ट को मैं अभी डिटेल में नहीं ले रहा हूँ, आई जस्ट होप कि आपको याद आ रहा होगा। टेम्परेचर इन्वर्जन जो दिल्ली NCR रीजन में होता है because of its continental type of climate and smoke coming from stubble burning from पंजाब एंड हरियाणा, इन दोनों के कारण दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी अक्सर खराब हो ही जाती है ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ द विंटर। और एयर क्वालिटी काफी खराब हो गई है, अभी आप देख रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स हैज कम इन द हजार्डस कैटेगरी। अब एयर क्वालिटी को दिल्ली NCR रीजन में मेंटेन रखने के लिए और अप्रोप्रिएट एक्शन लेने के लिए एक अलग से बॉडी बनाई गई है। उस बॉडी का नाम है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM। और ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने क्या किया है कि उसने एक मेथड डेवलप किया है जिसका नाम है ग्रैप मेथड, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्रोग्राम, ग्रैप मेथड, जिसमें उसने एयर क्वालिटी को 4 भाग में डिवाइड किया है। तो देखिए, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स एयर क्वालिटी को 6 भाग में डिवाइड करता है, ठीक है, जबकि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट उसने अपने हिसाब से एयर क्वालिटी को 4 भाग में डिवाइड किया है, मॉडरेट टू पुअर, पुअर, सीवियर, सीवियर और इमरजेंसी कैटेगरी। और ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसको काम दिया गया है दिल्ली NCR रीजन में एयर क्वालिटी को मेंटेन करने की, मैनेज करने की। तो इसने एयर क्वालिटी को 4 कैटेगरी में अपने हिसाब से डिवाइड किया और अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एक्शन प्रोग्राम उसने डेवलप किए। जैसे मॉडरेट टू पुअर कैटेगरी होगा तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्रोग्राम स्टेज 1 अप्लाई करेगा, ग्रैप 1, जिसमें मैकेनाइज स्वीपिंग ऑफ रोड्स, बैन ऑन फायर क्रैकर्स, स्टॉप ऑफ गार्बेज बर्निंग, ये सब शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि बेसिक एक्टिविटीज, बेसिक एक्शंस लिए जाएंगे टुवर्ड्स कर्बिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस, एयर पॉल्यूशन। उससे ज़्यादा एयर क्वालिटी खराब होगी तो सेकंड स्टेज की एयर क्वालिटी जब होगी खराबी में, तो फिर ग्रैप स्टेज 2 अप्लाई किया जाएगा। उससे भी ज़्यादा खराब होगी सीवियर कैटेगरी में तो ग्रैप स्टेज 3 अप्लाई किया जाएगा। उससे भी ज़्यादा खराब होगा तो ग्रैप स्टेज 4 अप्लाई किया जाएगा। तो मैं फिर से सिंप्लीफाई कर दूं, एयर क्वालिटी इंडेक्स इज ए सेपरेट थिंग डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें हवा को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और दिल्ली की हवा की क्वालिटी जो है वो एकदम वर्स्ट कैटेगरी में पहुंच गई है हाल फिलहाल में। अब दिल्ली और NCR रीजन में एयर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। वो अपने हिसाब से एयर क्वालिटी को 4 भाग में डिवाइड करता है, मॉडरेट टू पुअर, वेरी पुअर, सीवियर एंड सीवियर और प्लस या इमरजेंसी। और 4 एयर क्वालिटी के हिसाब से उसने 4 एक्शन प्रोग्राम डेवलप किए हैं जिसको कहा जाता है ग्रैप स्टेजेस 1, 2, 3, 4। ग्रैप मतलब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्रोग्राम।
और न्यूज़ यही है कि दिल्ली की कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली की गिरती हुई एयर क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए ग्रैप स्टेज 4 अप्लाई कर दिया है सीधा। तो ग्रैप स्टेज 4 हैज बीन अप्लाइड डायरेक्टली। तो मैक्सिमम लेवल ऑफ कर्ब, जैसे कि स्कूल्स वगैरह बंद कर दिए गए हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद कर दिया गया है, ऑड इवन स्कीम चालू कर दिया गया है, यानी कि इवन डेट को सिर्फ इवन नंबर की गाड़ियां निकलेंगी, ऑड डेट को सिर्फ ऑड नंबर की गाड़ियां निकलेंगी, ये सब कुछ शुरू कर दिया गया है। बात की जाए इस बॉडी की, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कानून की मदद से बनाई गई बॉडी है, 17 मेंबर कमीशन है। इट्स ए काइंड ऑफ क्वासी जुडिशियल बॉडी, जुडिशरी लाइक बॉडी, मतलब इसके पास कानून, मतलब नियम बनाने का हक है, और नियमों को अगर कोई वायलेट करे, उसके बावजूद भी एयर पॉल्यूशन करे, तो उसके खिलाफ ये पेनल्टी वगैरह लगा सकता है। जैसा कि मैंने आपको कहा, इस बॉडी को बनाया गया इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी इन एनसीआर रीजन, और ये एयर क्वालिटी को 4 भाग में डिवाइड करता है, और उसके हिसाब से 4 अलग अलग रिस्पॉन्स प्रोग्राम इसने डेवलप किए हैं। इस डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझ लीजिए कि मिसाइल्स की क्या अलग अलग कैटेगरी होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड। तो देखिए, कुछ मिसाइल्स कहे जाते हैं सब सोनिक मिसाइल्स। सब सोनिक मिसाइल्स वो मिसाइल्स होते हैं जिनकी स्पीड साउंड की स्पीड से कम होती है। साउंड की स्पीड को टेक्निकल भाषा में कहा जाता है मैक 1। साउंड की स्पीड लगभग होती है 1235 किलोमीटर पर आवर। तो जो मिसाइल साउंड की स्पीड से धीरे चलते हैं उनको कहा जाता है सब सोनिक मिसाइल। मिसाइल्स हैविंग स्पीड लेस देन स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि स्पीड लेस देन मैक 1, या एग्जैक्ट नंबर्स में कहा जाए तो स्पीड लेस देन 1235 किलोमीटर पर आवर। तो ये मिसाइल्स स्लो हैं, और चूंकि इनकी स्पीड कम है इसलिए इनको मैनूवर कर पाना, मैनेज कर पाना ज़्यादा आसान है, इसीलिए एक्यूरेसी इनकी ज़्यादा है। एकदम टू द पॉइंट प्रिसीजन पे ये हिट करते हैं, सिंस इट इज़ ईजियर टू कंट्रोल देम ड्यू टू लोअर स्पीड। इनसे हायर स्पीड के मिसाइल्स होते हैं सुपरसोनिक मिसाइल्स। ये मिसाइल्स वो हैं जिनकी स्पीड मैक 1 से लेकर के मैक 5 के बीच में होती है, यानी कि साउंड के स्पीड से लेकर के 5 टाइम्स साउंड की स्पीड तक के बीच के जितने भी स्पीड वाले मिसाइल्स हैं उन सबको कहा जाएगा सुपरसोनिक मिसाइल्स। इनकी स्पीड चूंकि ज़्यादा है इसीलिए इनको इंटरसेप्ट कर पाना डिफिकल्ट होता है, बिकॉज दे आर कमिंग एट ए वेरी हाई स्पीड, and because of high kinetic energy, since they are coming with a high speed, their kinetic energy is very high, they hit in a massive manner, it increases their lethality, मतलब डैमेज काफी ज्यादा करते हैं। भारत के पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो इसी कैटेगरी का है, यानी कि सुपरसोनिक कैटेगरी का है। उसकी स्पीड जो है मैक 2.8 से लेकर के मैक 3 तक है, यानी कि अप टू 3 टाइम स्पीड ऑफ साउंड है ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड। Hypersonic missiles. Hypersonic missiles are those missiles that have a speed greater than Mach 5. Means those missiles that can move at a speed greater than 5 times the speed of sound. They are extremely fast, of course. And that is why they can evade most of the missile defense system. इतना तेजी से आते हैं कि किसी भी डिफेंस सिस्टम को वो ब्रेक करते हुए जाकर के अटैक कर सकते हैं। अब करंट न्यूज पे आते हैं। भारत ने लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है। सो इंडिया हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड फ्लाइट टेस्ट ऑफ इट्स मेडन, मतलब कि पहला लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मतलब स्पीड इज मोर देन 5 मैक, ऐसी लॉन्ग रेंज की मिसाइल हमने टेस्ट कर ली है। तो मतलब अब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आ गई है। 1500 किलोमीटर का रेंज वाला हमने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है फ्रॉम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। एक आइलैंड है उड़ीसा कोस्ट पे जहां पे ज़्यादातर इस तरह के डिफेंस रिलेटेड टेस्ट्स कराए जाते हैं। ये जो लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप किया है वो किया है भारत की डिफेंस एजेंसी, गवर्नमेंट मैनेज डिफेंस एजेंसी डीआरडीओ ने। और ये जो लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल है, नाउ इट विल बी यूज्ड बाय ऑल द ब्रांचेज ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, चाहे वो नेवी हो जाए, आर्मी हो जाए या एयरफोर्स हो जाए। ये जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी जो भारत के पास आ गई है, दैट वुड बी ऑफ ग्रेट यूज। इट कैन ऑफ कोर्स इवेड मोस्ट ऑफ द मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो भारत के जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनकी लिथैलिटी को ये स्ट्रेंथन करेगा। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कार्बी एंगलोंग डे
दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, कार्बी एंगलोंग डे हर साल कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है ऑन 17 नवंबर, यानी कि कल के दिन मनाया गया। क्यों मनाया जाता है कार्बी एंगलोंग डे? क्योंकि इसी दिन को कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट एस्टैब्लिश किया गया था इन 1951। ओरिजिनली क्या हुआ था कि एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था इन 1951 17 नवंबर को। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम था यूनाइटेड मिकीर एंड नॉर्थ कचार हिल्स डिस्ट्रिक्ट। तो 1951 में कार्बी एंगलोंग बोल करके सीधा सीधा डिस्ट्रिक्ट नहीं बना था। 1951 17 नवंबर, जिसको आज कार्बी एंगलोंग डे हम बोलते हैं, बट उस दिन 1951 में बनाया गया था यूनाइटेड मिकीर एंड नॉर्थ कचार हिल्स डिस्ट्रिक्ट। बाद में 1970 में इन दोनों को बाइफरकेट कर दिया गया, मिकिर हिल्स को अलग कर दिया गया, नॉर्थ कचार हिल्स को अलग कर दिया गया। बाद में 14 अक्टूबर 1976 को मिकिर हिल्स वाज रीनेम्ड एज कार्बी एंगलोंग विथ डीफू एज इट्स हेडक्वार्टर। तो सबसे पहले बना ये डिस्ट्रिक्ट यूनाइटेड मिकिर एंड नॉर्थ कचार हिल्स डिस्ट्रिक्ट 1951 में। बाद में 1970 में इन दोनों को अलग किया गया और 1976 में यूनाइटेड मिकिर को नाम दिया गया कार्बी एंगलोंग विथ हेडक्वार्टर एट टीफू। फिर भी चूंकि पहली बार डिस्ट्रिक्ट बना था 1951 17 नवंबर को, इसीलिए कार्बी एंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल जो है वो 17 नवंबर को कार्बी एंगलोंग डे सेलिब्रेट करते हैं। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पूर्वी प्रहार, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमारे आर्म्ड फोर्सेज ने, यानी कि आर्मी ने, नेवी ने और एयर फोर्स ने, इन एसोसिएशन विथ पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ आईटीबीपी, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, जो इंडिया चाइना बॉर्डर को गार्ड करते हैं, इन लोगों ने मिल करके एक मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया है जिसका नाम है पूर्वी प्रहार। ये मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया इन अनिनी रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये मेनली पूर्वी प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया है बाय नेवी, आर्मी, एयर फोर्स एंड आईटीबीपी just in order to strengthen India's defense forces against China. So it has been conducted in eastern sector near China by these many armed forces in order to strengthen India's capability और डिफेंडिंग itself against China. इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट यूनिकॉर्न मास्ट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगेन। तो भारत और जापान ने मिलकर के फैसला किया है कि वो एक इस तरीके का मास्ट डेवलप करेंगे। मास्ट क्या होता है? समझिए एक एंटीना जैसा डिवाइस होता है जो शिप्स के ऊपर, नेवल शिप्स के ऊपर लगा देने से इनकी स्टील्थ कैपेसिटी बढ़ जाती है। स्टील्थ कैपेसिटी मतलब दूसरे एनिमी कंट्री का रडार इनको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसको कहा जाता है, इस तरीके के मास्ट जो अब लगाए जाते हैं तो उससे नेवी की या नेवल शिप की स्टील्थनेस बढ़ जाती है। तो भारत और जापान ने मिलकर के फैसला किया है कि दे विल जॉइंटली डेवलप अ यूनिकॉर्न मास्ट। यूनिकॉर्न का यहाँ फुल फॉर्म है यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना मास्ट। मास्ट क्या होता है? जो नेवल शिप के ऊपर लगाया जाता है इस तरीके से जिससे उस नेवल शिप की स्टिल्थ कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो दिस मास्ट इज अ कोनिकल स्ट्रक्चर एंटीना which will be put atop warships to enhance its stealth characteristics. Stealth मतलब कि इसको डिटेक्ट कर पाना by the enemy radar would be difficult. तो इससे क्या है, हमारी अटैकिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो भारत और जापान ने मिलकर के यूनिकॉर्न मास्ट डेवलप करने का फैसला किया है जिससे हमारे नेवल शिप्स की उस यूनिकॉर्न मास्ट को इंस्टॉल कर देने से हमारी नेवल शिप की स्टिल्थनेस बढ़ जाएगी। ये आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखना है। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो चूंकि अब प्रीलिम्स एग्जाम नजदीक आ रहा है तो डेली में एमसीक्यू भी अब ज्यादा दूंगा, ठीक है, और ऐसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी थोड़े से ज्यादा कवर करूंगा। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, मतलब लास्ट क्लास में, उसमें करेक्ट आंसर होगा 3 ओनली बिकॉज इंडिया जस्ट मेंबर ऑफ ईस्ट एशिया समिट। ड्रेनेज पूछा है तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑल द 3। बुद्धिस्ट समिट, all the statements are correct. That's all from our side for today. Thanks for watching.